हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबी एसीआई एग्जामिनेशन 2025 का सेट 2 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव में। अगर हम आईबी एसीआई एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल स्टडीज़ की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस की रहती है और करंट अफेयर्स के साथ अगर आप इसे कंबाइन करेंगे तो 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग। जनरल स्टडीज़ को अगर हम एनालिसिस करें तो अटेम्प्टेबल एग्जामिनेशन रहा, बिल्कुल 60 to 70% जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल कैटेगरी के हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट मान सकते हो आप, जिसमें आपको नॉलेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, बाकी सभी क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल हैं। तो एक बार चेक करते हैं, सेट 2 को आज हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियाज अथॉरिटीज एक्सप्लेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी जानते हैं, आप सबने पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको पता है 52 से आर्टिकल जो स्टार्ट होता है यूनियन का, उसके अंदर पहला आर्टिकल जो है 52 ही वही कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, और वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव में आर्टिकल्स। 52 से 62 तक सारे ही आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के, किस प्रकार से उसे अपॉइंट करना है, क्या पावर्स रहती हैं, रीअपॉइंटमेंट करनी हो, वो सभी आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस अदर आर्टिकल्स में भी रहता है प्रेसिडेंट का जो रिलेशन है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय द नेशंस इन कंजर्विंग देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। बायोलॉजिकल वेल्थ रहती है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, चैलेंज क्या फेस करते हैं सभी देश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, फॉर एग्जांपल कोल भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, बायोलॉजिकल रिसोर्स भी कह सकते हो। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है किसी ना किसी समय पे है, तो यानी कि आपके ये प्लांट्स वगैरह ये सब भी आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। कोल वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। अगर प्लांट्स को बचाना है तो फॉरेस्ट हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करनी पड़ती है कई जगहों पे, सो दैट एग्रीकल्चर वहाँ पे कर पाए, कोई और इंडस्ट्री लगा पाए। तो मेजर चैलेंज क्या है कि डेवलपमेंट कम होगी अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेजर कन्फ्लिक्ट रहता है हमारा। बायोलॉजिकल वेल्थ को बचाने के लिए वो डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये आपका चैलेंज मेजर रहेगा। यही क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, द वुड्स फॉसिल पार्क लोकेटेड विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थार डेजर्ट मरीन पास। तो थार डेजर्ट का एक पास जो था वो मरीन था। ये एक आपका वुड्स फॉसिल पार्क इसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें एविडेंसेस हैं। वो क्या है, कहाँ पे जगह है, तो अकाल जैसलमेर के अंदर आपका वुड्स फॉसिल पार्क लोकेटेड है। तो ये आपने याद रखना है, अकाल नियर जैसलमेर। यहाँ पे जो है ये जैसलमेर के पास राजस्थान के अंदर जगह जो है वहाँ पे ये अकाल वुड्स फॉसिल पार्क लोकेटेड है, और ये रिप्रेजेंट करता है जो मरीन पास्ट रहा है आपके थार डेजर्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बजटिंग करेंगे। ये हम बजटिंग तब करते हैं जब हमें लगता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर हो गया है, और उस एक्सपेंडिचर को अगर हम इसी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखेंगे, जबकि ये साल हमारा करेक्ट रहा है। तो इसलिए आप टू जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल इसी साल से आप देखना स्टार्ट करो बैलेंस शीट को। पिछले जो लॉसेज हुए हैं उसको साथ में हम नहीं उसके लेके चलेंगे। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग की खासियत रहती है कि पिछले साल का रिप्रेजेंटेशन इस साल में ना दिखे, ताकि हमें इस साल की तरक्की अच्छे से दिख पाए कि इस साल आपने क्या ग्रोथ करी है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये हमारे पेनिसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये रहेंगे। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है इट ग्रेजुअली वाइडन्स फ्रॉम कच्छ टू कन्याकुमारी। तो कच्छ आपका गुजरात के पास की जो जगह है वहां से कच्छ स्टार्ट हो जाता है, कच्छ से कन्याकुमारी तक वो वाइडन नहीं नैरो हो रहा है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द गुजरात प्लेन इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। ये सारी ही नदियां गुजरात के पास से निकलेंगी, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी, आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लेसर देन दैट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये बात भी करेक्ट है, आपका आंसर इसमें 2 और 3 बनता है। आपका ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। पेनिसुलर इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा रहना चाहिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। उसकी डिटेल्स जो है आपको
यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने ये डिटेल्स दी हुई हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और उनका कंपैरिजन विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखें, एज पर द National Sample Survey, what was the identified as pronounced deprivation in well-being in India? Deprivation का मतलब है बहुत ज़्यादा कमी होना। Pronounced deprivation जो है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा कमी है। well-being यानी मेजर जो एक इंसान को रहने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो क्या चीज़ उसका सिंबॉलिक होता है? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है बहुत ज़्यादा गरीबी या भूखमरी जिसको कहते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्राइवेशन है, मेजर जो फूड एंड चीज़ों से लोग डिप्राइव हो जाए, तो आपका आंसर यहाँ पे पॉवर्टी बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्वराज पार्टी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्वराज पार्टी आपको सबको पता है 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का गठन किया, दैट इज स्वराज पार्टी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप सबको पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920 में, और ये चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ 1922 में इसको वापस लेने का फैसला किया गया था। तो अब उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अभी बात हुई, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, CR दास वॉज प्रेसिडेंट एंड द मोतीलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ स्वराज पार्टी। ये भी बात करेक्ट है, वो CR दास जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, CR दास अपोज द नॉन कोऑपरेशन। ये बात गलत है, उन्होंने अपोज नहीं किया था नॉन कोऑपरेशन को, वो एक पार्ट एंड पार्सल ही थे उसका। लास्ट देख लेते हैं, इन द कलकत्ता सेशन कांग्रेस अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बात करेक्ट है, कलकत्ता सेशन में ही नॉन कोऑपरेशन को पास किया गया। यहाँ पे आपका आंसर बनता है 1, 2 and 4, 3 वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा स्वराज पार्टी की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDFs मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी जहाँ पे है, वो 10.2% उन्होंने रिप्रेजेंट करा था। आपके करंट 2025 में क्वेश्चन आ रहा है, तो 2019 का ये स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए, आपके और भी एग्जामिनेशंस में आ सकता है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021, तो आपके एग्जामिनेशन में आया है 2021 का चाहे क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी का आप कह सकते हैं, बिकॉज इसमें मल्टीपल चीज़ें वो चाहते हैं कि आपको पता हो। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉक्साइट। अब आपको पता है बॉक्साइट बहुत ही फेमस ओर है। कौन सा ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। एल्यूमिनियम हम बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इन द इंडिया ड्यूरिंग 2021 आर करेक्ट। तो ये 21 की ईयर बुक के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है उड़ीसा कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 76% ऑफ द नेशनल आउटपुट। तो ध्यान रखें, वो कह रहे हैं कि उड़ीसा जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, एंड 76% जो है वो उड़ीसा ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल आउटपुट में। ये स्टेटमेंट एक्चुअल में करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विद की माइनिंग डिस्ट्रिक्ट सच एज लोहार दगा एंड अमरकंटक। अब ये ध्यान दें, ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल में उड़ीसा के ऊपर या बॉक्साइट ओर्स के ऊपर नहीं है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में आपको जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि अमरकंटक कहाँ पे है और लोहार दगा कहाँ पे है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज अमरकंटक और लोहारदगा ये दोनों ही जगहें जो हैं ये उड़ीसा में नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। जो इसकी हाफ स्टेटमेंट है वो करेक्ट मानी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज इसमें 2 ये जगहें जो हैं ये उड़ीसा के अंदर नहीं होती। तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, बॉक्साइट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स। ये बात करेक्ट है, एंड इज जनरली फाउंड इन रीजन्स विद टर्शरी फॉर्मेशंस। ये बात करेक्ट है, लेटराइट रॉक्स ही होती हैं बॉक्साइट। नेक्स्ट देखिए, Maharashtra with over 10% share in national production is second largest producer of bauxite ahead of Chhattisgarh and Gujarat। ये गलत स्टेटमेंट हो गई। हम कह रहे हैं उड़ीसा नंबर 1 है, ये करेक्ट भी बात है। फिर महाराष्ट्र सेकंड कैसे हो गए? ये गलत स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र इज नॉट द सेकंड वन, तो ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, Bauxite is used not only in the production of aluminium and its alloys but also in refractories, paints, केमिकल इंडस्ट्री। ये बात करेक्ट है, मल्टीपल जगहों पे बॉक्साइट का इस्तेमाल है। तो आपका आंसर बनता है 2 and 4। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे नहीं आ रही, तो ये थर्ड गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है बिकॉज लोहारदगा और अमरकंटक उड़ीसा के अंदर नहीं है, तो आपका आंसर ये करेक्ट बन रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका माना जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिया, अगेन आप PDF हमारी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द टेलीग्राम। लेटराइट रॉक्स जो हैं वो अपने आप में
दीज आर अगेन लेटराइट रॉक्स, बॉक्साइट लेटराइट रॉक है, और बहुत सारे मटेरियल्स को ये बनाती है, बिल्डिंग वॉल्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स वगैरह। लेटराइट रॉक्स यूज़ होती हैं सभी जगहों में। 76% जो उड़ीसा के अंदर से मिनरल निकलता है दैट इज़ बॉक्साइट, और नंबर 1 प्रोड्यूसर इसमें उड़ीसा हो गया बॉक्साइट में। और ये जो स्टेटमेंट है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, वो गलत बात है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र नहीं है। इंडिया में ये वाली जगहें जो हैं ये गलत स्टेटमेंट है ओवरऑल, तो आपकी वो महाराष्ट्र वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट आपका देखते हैं यूजेस ऑफ बॉक्साइट में जो बात है वो करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई थी। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल्स आपको दी है। लोहार दग्गा जो है, जो मैं आपको बात कर रही थी, दैट इज इन झारखंड, एंड अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर जगह है। तो ये आपका ज्योग्राफी की स्टेटमेंट के अनुसार आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द की प्रिंसिपल यूज्ड underlying the functioning of union executive that ensures the real executive power is exercised by the elected government। तो रियल एग्जीक्यूटिव ताकत जो है, आपको वैसे भी पता है रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की बात थोड़ी सी हो रही है। तो देखें जरा कि वो कह रहे हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड ये इंश्योर कौन सी चीज करती है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इलेक्टेड हेड के पास रहे। तो यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीमेसी ये तो नई बात हो गई, इलेक्टेड नहीं होते वो लोग अलग प्रोसेस से जाते हैं। प्रेसिडेंशियलशिप ये भी नहीं है, फेडरल भी नहीं है, इलेक्टेड हेड आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी करेक्ट हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कॉल्ड। सर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न, तो अगर हम साउथ इंडिया की पेनिसुलर की बात करें तो ईस्टर्न बात कर रहे हैं, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। और हमने ये पिछली भी कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ये कोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में। तो आपको पता है कि ये कह रहे हैं सर्दर्न, सर्दर्न यानी इस पार्ट को कह रहे हैं, ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाती है। इस साइड पे यहाँ पे अगर आप बात करें तो मालाबार कोस्ट साउथ में कहलाती है। अगर वेस्ट की, यहाँ पे आपका आंसर कोरोमंडल बनेगा। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा एक बार क्विकली डिस्कस करवा देती हूँ। ये कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे साउथ में और ईस्ट साइड, और यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्ट साइड तो वहाँ पे मालाबार बिल्कुल एंड में रहती है। और बाकी कोस्ट जो है ये आप हमारी कोस्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है सारा। नेक्स्ट देखें, विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग ऑफ नालंदा। ये बहुत एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखिए फिर से आ गया, नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर कौन है, इट इज कुमार गुप्ता जी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर हैं। इसी प्रकार से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडर रहते हैं धर्मपाला जी, पाला डायनेस्टी के। ये दोनों क्वेश्चन मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आपके रहते हैं। कुमार गुप्ता आंसर है। श्री गुप्ता का आंसर कब बनता है, इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। स्कांद गुप्ता जी, इन्होंने सुदर्शन लेक रिस्टोर करवाया था, इसलिए इनका भी क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इंपॉर्टेंस दी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को मल्टीपल हेरिटेज के अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं, कल्चरल हेरिटेज के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which of the following subjects have no mention in the state list of the 7th schedule of Indian Constitution। तो कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा नहीं है। तो ध्यान दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है। अगर आपको सेंट्रल लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पता है, सेंट्रल लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटर का आपको सबको पता है, रेलवेज जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वो स्टेट का नहीं होगा। और इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है स्टेट में, तो रेलवेज नहीं है। बाकी का आपको नहीं भी अंदाजा, तो रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया हुआ, वो सेंटर का सब्जेक्ट होता है, स्टेट का तो नहीं होता। तो आपका आंसर तो बहुत क्लियरली बन रहा है रेलवेज। इसी प्रकार से आपको ये सब्जेक्ट्स के बारे में डेफिनेटली आना चाहिए। जब हमारा संविधान इंट्रोड्यूस हुआ था तो टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे इन द सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, 66 सब्जेक्ट्स थे इन द स्टेट लिस्ट और 47 इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो रहती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। एक अमेंडमेंट हुई 42nd अमेंडमेंट, जब स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए। तो यहाँ पे एक बदलाव हुआ, ये 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट शिफ्ट हो गए टू कॉन्करेंट लिस्ट, और उसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शिफ्ट हुआ, दैट इज एजुकेशन। उसका भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं भी क्रम पता तब भी आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इतना आसान आया है। IBACIO जो ऑफिसर ग्रेड ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि इसको क्रम के साथ लगाना है मुगल रूलर्स को, और उन्होंने आपको बहुत ही आसान उसके अंदर एक क्लू दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है। ध्यान दें, अकबर शाह टू
बहादुर शाह टू, शाह आलम टू, मोहम्मद शाह रंगीला। अगर आपको लेटर मुगल के, हालांकि आपने क्रम याद रखने हैं लेटर मुगल राजाओं के, लेकिन अगर आपको नहीं भी आते तब भी आपको एक बात का अंदाजा तो डेफिनेटली रहेगा कि लास्ट मुगल राजा कौन सा है आपका। तो लास्ट मुगल राजा, जिसके बाद मुगल राजा उसके बाद रहे ही नहीं हमारे दिल्ली के शासन पे, तो वो रहा बहादुर शाह टू राजा। तो बहादुर शाह टू तो बिल्कुल आखिरी है, ही मस्ट बी द लास्ट वन, यानी 4th नंबर पे वो आने चाहिए। देखो जरा 4th नंबर पे 2 नंबर कहाँ पे आ रहा है, एक ही में आ रहा है, आपका आंसर ये बनता है। बाकी आपको नहीं भी क्रम पता तब भी आपका आंसर बन जाएगा जी, इसमें सेकंड आपका आंसर बन रहा है, बिकॉज बहादुर शाह टू को लास्ट में आना है, वो आखिरी मुगल बादशाह, उसके बाद तो मुगल बादशाह थे ही नहीं। स्टिल ये क्रम हम अपने डिटेल्ड लेक्चर्स के अंदर करवाते हैं, ये क्रम भी आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्रम ना भी आता हो तो आखिरी मुगल बादशाह तो आपको पता ही होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया फीचर्स केव टेम्पल कार्व्ड आउट ऑफ रॉक विद इंट्रिकेट बुद्धिस्ट, हिंदू एज वेल एज जैन आर्टवर्क। तो ये वो केव्स की बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धिस्ट आर्टवर्क भी हुआ है, जैन आर्टवर्क भी हुआ है, और ये जो हिंदुज़म का आर्टवर्क है वो भी हो रखा है, और ये एलोरा केव्स हैं। ध्यान रखना, इसका आंसर आपका एलोरा केव्स बनता है। एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स रहेंगी, जिसमें पहली जो 1 to 12 है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, 13 till 29 जो आपकी हैं दैट इज़ हिंदू केव्स, एंड 30 till 34 जो आपकी हैं दैट इज़ जैन केव्स। तो टोटल 34 केव्स रहती हैं। इसमें कैलाश टेम्पल की केव का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। कैलाश टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में कृष्णा वन राजा ने बनाया था, ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो ये आपका 16th नंबर की केव है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखें, विच कमिटीज ट्राई टू क्रिएट क्राइटेरिया टू डिटरमिन विच लैंग्वेजेस टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ध्यान रखें 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस के ऊपर है। जब संविधान इंट्रोड्यूस हुआ था तो 14 लैंग्वेजेस थी, करंटली हम बात करें तो 22 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल के अंदर, और ये आपकी कमेटी का नाम था। ध्यान रखना, ये आपके डिटेल लेक्चर ऑफ पॉलिटी में तो हम डिस्कस करते ही हैं, आपको अभी भी याद रखना है। पावा एंड जो मोहपात्रा कमेटी है, फेमस कमेटी, इनके थ्रू ये 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस का सारा उन्होंने पर्सपेक्टिव किया था, प्रोसेस। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन का मतलब ही क्या है कि मार्केट के अंदर एक्सेस ऑफ कैश अगर आ गया तो उसे अब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस है उसको मार्केट स्टेबल कर रहे हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन। मोस्टली बाहर के देशों से जब फंड अचानक से आ जाता है तो उसको मार्केट को स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा टू अब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी। अचानक से आपके देश में एक्सेस ऑफ फंड आ गया है, बाहर से आता है मोस्टली, तब ये मार्केट स्टेबलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट स्टेबलाइजेशन एक्चुअल में अब्जॉर्ब कर लेती है एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1969। बहुत ही, अगेन देखिए, इतने इजी क्वेश्चन आपके इतने अच्छे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। 1969 में पहली बार 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में इसको ज़रूर पढ़ा जाता है। इसके बाद 6 बैंक्स और आपके नेशनलाइज हुए थे 1980 में, लेकिन ये तो पहली नेशनलाइजेशन थी, आपको ज़रूर ही पढ़नी है। पहली बार जब इंदिरा गांधी जी की सरकार में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर पढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये आपके बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था इन 1969। ये डिटेल्ड जो इकोनॉमिक्स की हमारी लेक्चर्स होते हैं उसमें ज़रूर अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये देखिए, ये बैंक्स का नाम भी आपको आना चाहिए, ये भी आपके अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक्स उनमें से थे जो नेशनलाइज हो गए। तो ये सारे 14 बैंक्स आपको नाम आना चाहिए, आपको PDF इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट ऑन द सी राजागोपालचारी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट। सी राजागोपालचारी ये बहुत ही फेमस पर्सन है हमारे देश में। जब भारत रत्न अवार्ड, जो कि हमारा पहला सिविलियन अवार्ड है, जब वो मिलना स्टार्ट हुआ तो पहले 3 रेसिपिएंट्स बने उसमें सी राजागोपालचारी भी एक थे, CV रमन भी थे, और S राधाकृष्णन जी भी थे जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इस सभी लोगों को, 3 लोगों को जो है हमारा भारत रत्न यानी देश का पहला सिविलियन अवार्ड मिला था, उसमें से ये भी एक थे। नाउ सी राजागोपालचारी जो थे, उनका एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है दैट इज ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। 1947 के बाद इंडियन गवर्नर जनरल आए और वो यही थे, पहले भी यही थे, आखिरी भी यही थे। और आपकी पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन। तो IB में
इजी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, आपका आंसर यही बनता है इसमें। ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। इजी क्वेश्चन अगेन। तो ये इस प्रकार से हमने आपने डिटेल्स और भी याद करनी होती हैं। जब गवर्नर जनरल्स की बात करते हैं हम, तो आपने मल्टीपल डिटेल्स याद करनी होती है अलग अलग गवर्नर्स की डिफरेंट टाइमिंग्स पे। जैसे कि आपके पहले गवर्नर कौन बने बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव बने। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? ये 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर की जगह पोस्ट का नाम गवर्नर जनरल हो गया और हेस्टिंग पहले बने। तो ये समय भी कौन सा है? 1773 में ये गवर्नर जनरल की पोस्ट आ गई। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब आई? 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ आई और विलियम बेंटिक बन गए। वाइस रॉय, ये समय कब आया? जब गवर्नर जनरल की पोस्ट हट गई और उसकी जगह पे 1858 के एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया? 1857 की क्रांति का आफ्टर इफेक्ट रहा कि गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉयज आ गए और वाइस रॉय यहाँ पे इंडिया में बैठते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट बनी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठती थी। दोनों मिलकर जब सिग्नेचर करते थे तो एक लॉ बनता था इंडिया के रिगार्डिंग। तो वाइस रॉय कब बन के आए? कैनिंग बने। क्रांति जब हुई थी 1857 की, तब भी कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ये भी क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति फेमस रही है। डिटेल्ड लेक्चर्स में हम अच्छे से समझाते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वो माउंट बैटन है। ये आखिरी गवर्नर जनरल चल रहे थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आपको सबको पता होगा 3 जून का जो प्लान है, 3 जून 1947 का माउंट बैटन प्लान जो था, तो ये आखिरी समय पे ये गवर्नर जनरल चल रहे थे। पहले भी यही बने पर इन्होंने फिर हैंड ओवर कर दिया एक इंडियन को, और वो इंडियन कौन आए वो अभी हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडियन ओरिजिन के, तो ये हैं सी राजागोपालचारी। इसी का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में था। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन रहे उसका भी क्वेश्चन आता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। और परमानेंट, ये टेम्पररी बेसिस पे एडहॉक भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट रहे। और परमानेंट जो प्रेसिडेंट रहे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो राजेंद्र प्रसाद जी रहे। राजेंद्र प्रसाद जी का आपको वैसे भी अंदाजा है, वो हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे जब हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट आई। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस कैलाश टेम्पल एट अलोरा वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अलोरा के ऊपर 2 क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट के अंदर, तो आपका आंसर बनता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में कृष्णा वन राजा के द्वारा ये कैलाश टेम्पल बनाया गया। 16th नंबर की अलोरा केव है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते रहते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन हम वैसे भी याद करवाते हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल एग्जामिनेशंस में दिखे गए हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार से ये स्टाइलिंग कैसी है? ड्राविडियन स्टाइलिंग है। मोनोलिथिक, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही चट्टान में बनाई गई, उसके अंदर जो है सिंगल रॉक से बनाई हुई उसके अंदर चीज़ें हैं। तो ये सब आपकी उसमें डिटेल्स है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको खिताब मिल रखा है एलोरा केव्स की बात करें तो। और कृष्णा वन टेम्पल की बात करें तो ये आपकी एनालिसिस रही IB-ACAU एग्जामिनेशन की। इजी एग्जामिनेशन मैं कैटेगरी में पुट करती हूँ। ये इस प्रकार का एग्जामिनेशन आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाना चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है। थैंक यू।